एक राजकुमार जिन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था, सिर्फ सुख सुविधाएं ही देखी थी उन्होंने। एक दिन अपने सारथी के साथ निकले भ्रमण पे। अपने राज्य से कुछ दूर जब गए तो उन्हें मिले एक बूढ़े व्यक्ति। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा, एक शव देखा, और वो मिले एक परिव्रजक से। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई बीमार भी हो सकता है। उन्हें नहीं पता था कि कोई व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि लोग मरते भी हैं। और वो शॉक्ड हो गए ये जान के कि जीवन की सच्चाई ढूंढने के लिए कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के परिव्रजक बन सकता है। इस इंसिडेंट ने काफी डीप छाप छोड़ी इनके मन में। ये इस बारे में सोचने लगे, क्योंकि इन्होंने लाइफ में दुख देखा ही नहीं था, तो ये सब बहुत नया था इनके लिए। बहुत सोचने लगे ये इसके बारे में। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने अपना घर, राज्य, फैमिली सब कुछ छोड़ के निकल पड़े और बन गए कुछ सालों बाद बुद्ध। इस स्टोरी को हम देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि उस समय ऑल्टरनेटिव रिलीजियंस क्या हुआ करती थी। हम इसी लेक्चर में देखेंगे इसके बारे में। और फिर हम देखेंगे कि बुद्ध की लाइफ कैसी थी। बुद्ध के टीचिंग्स को हम देखेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, विच आई एम अज्यूमिंग अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म फॉर यू। और अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक बैच से, तो जुड़िए इन द पाथवे बैच, जो लास्ट लाइव बैच है फॉर द ईयर 2025। लैंग्वेज इंग्लिश में है, इट्स बाइलिंगुअल, और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे इस बैच में। ऑल्सो वी हैव बैचेस फॉर 2025 एंड 2026। लिबर्टी बैच 2026 के लिए जो कंप्लीटली इंग्लिश में है, पाथवे बैच जिसके बारे में मैंने अभी बोला 2025, एंड आरंभ 2026 के लिए। इन सारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज माई कोड ARU50। माई नेम इज अरुणव बाय द वे, and you can use my code ARU50 to get the maximum discount in these batches. Also, iconic subscriptions आप ले सकते हैं, इसमें लाइव मेंटरशिप आपको मिलता है, एंड ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग, 20 GS PDF बुक्स मिलते हैं, फिर यू कैन आस्क डाउट्स, डेली कंटेंट मिलता है आपको, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके लिए भी यू कैन यूज माय कोड ARU50। एंड ऑप्शनल कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, यू कैन यूज माय कोड ARU50 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन यूज अनअकैडमी अश्योर, वेयर अनअकैडमी अश्योर में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, देन आपको मिलता है फुल्ली पेड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं, देन आपको मिलता है फ्री इंटरव्यू गाइडेंस, एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, देन यू गेट 100% refund on your fee. For this, again, you can use ARU50, get maximum discount on the subscription. आगे बढ़ते हैं अब। What are these alternative religions? अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस को गौर से सुना था, then we had discussed about the later Vedic times and महाजनपद्स। तो उस समय क्या हुआ था कि हिंदुइज्म जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, बहुत रिजिड, काफी सारे सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स होने लगे उसमें, एंड जो कास्ट हायरार्की थी वो बहुत रिजिड हो गई। तो अब क्या था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे जो सब कुछ देखते थे, सब कुछ करते थे, उसके नीचे क्षत्रिय, एंड देन वैश्यस, एंड एंड में शूद्रस। तो अब क्या होने लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुश नहीं थे इस प्रॉपर जो ये ब्राह्मणिकल एक सिस्टम था, इससे खुश नहीं थे, क्योंकि ये बहुत रिजिड था एंड इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। तो इसमें किसी की क्या गलती अगर वो किसी शूद्र कास्ट में पैदा हो गए। तो वैश्य जो थे, दे वर डूइंग वेरी गुड इकोनॉमिकली, क्योंकि वो ट्रेडिंग करते थे, मर्चेंट्स थे, तो उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन सोशल स्टेटस बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो थर्ड में आते थे इन द वर्ण और कास्ट हायरार्की। क्षत्रिय जो थे, अब वो थे वॉरियर क्लास, वो राजा होते थे, पूरे राज्य को चलाते थे, लेकिन वो सेकंड में आते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण नॉलेज देते थे ऑफ कोर्स, एंड दे यूज्ड टू आल्सो डू ऑल द रिचुअल्स, फिर पूजा करते थे, एवरीथिंग, सब चीजों के लिए आपको ब्राह्मण ही चाहिए। इवन जो राजा होता था उसको अनॉइंट करने के लिए, फॉर दैट ऑल्सो यू नीडेड अ ब्राह्मण। सो ब्राह्मण का जो पोजिशन था बहुत ऊपर था, एंड दिस वॉज नॉट समथिंग विच एवरीवन एल्स लाइक्ड। तो इसलिए शायद आपको याद होगा कि लेटर वैदिक एज के टाइम पे मैंने बोला था कि उपनिषद्स उस समय लिखे गए थे, कंपाइल किए गए थे। उपनिषद्स वेर बेसिकली फिलोसॉफिकल थॉट्स। तो फिलोसॉफी में क्या होता है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स।
तो इस समय लोग क्वेश्चन करने लगे, इज दिस राइट, इज देयर समथिंग एल्स दैट वी शुड बी डूइंग। तो ये सारे क्वेश्चंस आने लगे। तो श्रमण्स, लेट मी राइट दिस फॉर यू, श्रमणस, तो ये जो थे, इन लोगों ने बोला कि हमें तो भाई मज़ा नहीं आ रहा है हिंदुइज्म में, हम कुछ अपना और करेंगे, कुछ अलग रिलीजन ढूंढेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स निकल के आए, उभर के आए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज, अ लॉट ऑफ अदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स केम आउट। तो इसी के बारे में है दिस पार्ट, दैट इज ऑल्टरनेटिव रिलीजन, एंड इन्हीं में से एक था बुद्धिज्म, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओके तो इमर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव रिलीजन्स। वैदिक रिचुअल्स जो थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे और इनएक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, क्योंकि जैसे मैंने बोला सिर्फ ब्राह्मण्स ही वो करते थे, तो बाकी जो लोग थे उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं था ये, और बहुत कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज देयर वर सो मेनी रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस भी थे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन एल्स, राइट। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है हिंदुइज्म में। ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटीज अंडर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, जैसे मैंने बोला कि ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है, बाकी लोग जो है ऑल्दो दे आर डूइंग गुड इकोनॉमिकली हो, या क्षत्रिय जो है दे आर डूइंग वेरी वेल इन रूलिंग, फिर भी उनका जो पोजीशन है नीचे है। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम। सो सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत थी, बिकॉज शूद्रों के साथ काफ़ी सोशल इनइक्वालिटी थी। महाजन पद के लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था अबाउट द लीगल सिस्टम ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि द लीगल सिस्टम वाज सो अनजस्ट कि अगर कोई अपर कास्ट सेम क्राइम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट बहुत कम, और अगर कोई लोअर कास्ट करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। तो काफ़ी सोशल इनइक्वालिटी था। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर सेक्ट्स अरोज एज ऑल्टरनेटिव, जैसा मैंने आपको बोला। दीज सेक्ट्स फोकस्ड ऑन मोरालिटी, तो आपको मॉरल होना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, एंड पर्सनल एनलाइटनमेंट पे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट नॉन वायलेंस। टुडे इज 2 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। ये घोषित किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस, एंड टुडे ऑफ कोर्स इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, इसलिए ही इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बोला जाता है। एंड टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट बुद्धिज्म, which is also the core fundamental of Buddhism is also non-violence. So that's something that we can think about, right? So non-violence पर ये सारे जो sects थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल द अदर्स, जैसे आजीविकास भी हो गए, सारे non-violence के ऊपर फोकस करते थे। पर्सनल एनलाइटनमेंट, तो मतलब ये था कि आप पर्सनली एनलाइटन हो, आपको नॉलेज मिले, राइट? क्योंकि हिंदुइज्म में क्या हो रहा था, द ब्राह्मण्स दे हैड ऑल द नॉलेज, बट इट वॉज नॉट बींग पास्ड डाउन टू द अदर कास्ट। तो यहाँ पे पर्सनल एनलाइटनमेंट में काफ़ी जोर दिया गया। ओके, एंड क्वेश्चनिंग द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस। अब रिजिड कास्ट सिस्टम ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा मैंने बोला इट इज़ नॉट समवन्स फॉल्ट कि वो किसी कास्ट में पैदा हुए हैं, पर अगर बिकॉज दैट पर्सन वॉज बॉर्न इन अ सर्टेन कास्ट, अगर इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गलत है, राइट? तो इसलिए ये रिजिड कास्ट सिस्टम जो था ये अच्छा नहीं लग रहा था बाकियों को, तो वो क्वेश्चन करने लगे कि वाई दिस रिजिड कास्ट सिस्टम। एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस जो थे, बिकॉज जैसे बोला मैंने कि एनिमल सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेटर वैदिक एज एंड महाजनपद के टाइम पे, राइट? तो वो जो होता है, बिकॉज इस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, सो एनिमल हस्बेंड्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एनिमल सेक्रीफाइस करना पड़े, देन डोंट यू थिंक द पीपल हु आर डूइंग एग्रीकल्चर वो इससे दुखी होंगे? क्योंकि हम जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं दैट इज़ फॉर आवर एग्रीकल्चर, अगर उनको हम सेक्रीफाइस करने लगे टू प्लीज द गॉड्स, तो फिर हमारा एग्रीकल्चर कैसे चलेगा, हम कैसे खाएंगे, राइट? So this is also one of the reasons people were not happy with Hinduism and emergence of alternative religions happened. फिर causes में एक बार देख लेते हैं कि क्षत्रियज रिएक्शन, जैसा मैंने बोला कि क्षत्रियज जो थे सबसे पावरफुल थे, राइट? दे वर रूलिंग द एंटायर किंगडम, पर पोजीशन उनकी सेकंड, ब्राह्मण उनके ऊपर। तो ब्राह्मण जो थे वो अपॉइंट करते थे या वो अनॉइंट करते थे किंग्स को, एंड उनको दान बहुत देना पड़ता था। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो मैंने बोला आपको कि अगर एनिमल हस्बेंड्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन, एनिमल हस्बेंड्री इज देयर, सो एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट, तो वहां पे अगर आप एनिमल सेक्रीफाइस करने लगेंगे तो कैसे होगा? फिर वैश्य पैट्रोनेज, वैश्यस जो है दे वर बिकमिंग रिच, मर्चेंट्स, ट्रेडिंग, राइट? इकोनॉमी वाज गोइंग गुड। तो वैश्य जो है, तो इन्हें, क्योंकि दे वर थर्ड इन द कास्ट हायरार्की, तो इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। तो सोसाइटी में उनका जितना भी, मतलब लेट देम बी वेरी रिच,
बट सोसाइटी में जो उनका एक लेवल था वो नीचे ही था, अंडर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। तो क्या वो खुश रहेंगे? नहीं। सो दे विल ऑलवेज गो फॉर द ऑल्टरनेटिव रिलीजियंस। जनरल फोक्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव रिलीजियंस थे दोज वर बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, पीस, तो लोगों को ये अच्छा लगने लगा। क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था, बिकॉज ऑफ दीज किंगडम्स, हमने पढ़ा 16 महाजनपद, एंड पीपल वर फाइटिंग ऑल दीज महाजनपद्स। मगध को हमने देखा कैसे दे वर टेकिंग एवरीवन एल्स अंडर देम। तो बहुत सारे वॉर्स होने लगे थे उस टाइम। तो जनरल पीपल, उनको क्या लेना देना इससे, राइट? तो वो काफ़ी दुखी होने लगे कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस फाइटिंग। तो जब कोई ऐसा रिलीजन निकल के आया जो पीस को प्रमोट करता है, तो नॉर्मल जो जनरल लोग थे, जनरल फोक्स, दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, उनको अच्छा लगने लगा कि हाँ, ये रिलीजन पीस की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है, ये बहुत सही है। सो वो जुड़ने लगे उससे। रिजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स। अब रिचुअल्स में क्या होता है कि यू नीड अ ब्राह्मण, या आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। स्क्रिप्चर्स कौन पढ़ता है? ब्राह्मण पढ़ता है, एंड द ब्राह्मण्स विल डू ऑल द रिचुअल्स। और जब आप कोई रिचुअल कराते हैं तो इसमें आपका खर्चा भी बहुत है, तो ब्राह्मण्स आर गेटिंग रिचर नाउ, राइट? सो ये जो वैदिक रिचुअल्स है ये बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको पढ़ के करना ट्राई भी करे, करने के लिए ट्राई भी करे, तो इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड द ब्राह्मण्स तो वो बताएंगे नहीं आपको कि कैसे करना है। तो इसलिए भी इनको लगा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स रिचुअल ये सब क्यों फॉलो करना, एंड में जाके हमें भगवान से प्रार्थना ही तो करनी है, हमें मांगना ही है कुछ भगवान से। सो वाई डू वी हैव टू डू ऑल दीज रिचुअल्स? तो इन्होंने सोचा कि एक सिंपल सा अगर रिलीजन हो जहाँ पे बहुत ही सिंपली हम प्रे कर सके भगवान को, कोई भी भगवान हो, एनीबडी, तो अगर हम सिंपली कर सके उसको तो वो इजी होगा हमारे लिए, राइट? तो इसलिए भी दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज व्हाई पीपल रिजेक्टेड द वैदिक रिचुअल्स एंड एक्सेप्टेड द ऑल्टरनेटिव रिलीजियंस। देन लेट्स लुक अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्ध। अब बुद्ध जो थे, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला आपको, एक प्रिंस थे, कपिल वस्तु वहाँ के प्रिंस थे, ठीक है? और ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ अ किंग जिनका नाम शुद्धोधन था, और उनकी माँ का नाम महामाया था। तो जब महामाया वॉज प्रेग्नेंट, तब उन्होंने देखा था एक सपने में देखा था बेसिकली कि एक वाइट एलिफेंट आकर उनके वूम्ब में घुस जाता है, एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ इंडिकेशन कि दिस किड who will be born now is going to be a great child, आगे चलकर बहुत बड़ा कुछ करेगा। फिर बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है, तो हिज मदर डाइज, और कुछ साधु संत आते हैं उस समय शुद्धोधन के पास, और वो बोलते हैं कि ये जो आपका बच्चा पैदा हुआ है, ही इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी ग्रेट, पूरे दुनिया को कॉन्कर करेगा, या तो बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरी दुनिया को कॉन्कर करेगा, या सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा और जिंदगी का सत्य ढूंढेगा और वैसे कॉन्कर करेगा पूरी दुनिया को। तो अब शुद्धोधन को लगा कि मैं हूं राजा, मेरा बेटा राजकुमार, इसे भी बनना है राजा ऑफ कोर्स, तो अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा तो कैसे होगा? और इसकी माँ जो है उसका भी निधन हो गया है। तो उसने क्या किया, शुद्धोधन ने क्या किया कि मैं अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा, उसे बताऊंगा ही नहीं, कभी दिखाऊंगा ही नहीं कि दुख क्या होता है, उसके राज्य में सभी लोग खुश रहेंगे। तो ऐसा उसने किया। तो इसलिए जब हमने पहले स्टार्टिंग में जब देखा कि स्टोरी में कि कैसे अपने सारथी के साथ जब निकल जाता है बाहर घूमने के लिए, और जब ही एनकाउंटर्स अ सिक मैन, a corpse and an old man, और एक परिव्रजक, तब ही रियलाइजेस कि जिंदगी तो ऐसी नहीं है जैसी मुझे दिखाई गई है। हिज रियलिटी कंप्लीटली चेंजेस। तब 29 साल की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए। फिर वो काफ़ी घूमते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, कठिन तपस्या भी करते हैं। तपस्या एज इन ही मेडिटेट्स, काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, डिबेट्स करते हैं, ऑल ऑफ दैट हैपन्स, एंड फाइनली ही अटेन्स निर्वाणा, राइट? सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी।
So born in Lumbini in a royal family in modern day Nepal. Encountered suffering, old age, sickness, death and a monk, जो मैंने आपको अभी बताया. Renounced his princely life at 29. Spent years practicing extreme asceticism but found it unsatisfactory. जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तब वो एक्सट्रीम एसेटिज्म में चले जाते हैं, मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं, बस बैठ के मेडिटेट ही करते रहते हैं. तो वो रियलाइज करते हैं जब वो ऐसे एक्सट्रीम एसेटिज्म कर रहे थे उनको भूख लगने लगा. तो फिर एक बार क्या होता है कि भूख के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. तो एक माता जी जा रही होती है तभी, तो वो उनको रोक के उनसे थोड़ा सा खीर खा लेते हैं. ऐसा होता है. सो नाउ वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे एक्सट्रीम बिना कुछ खाए पिए अगर करने लगा मेडिटेशन तो मुझे सत्य कैसे मिलेगा जीवन का. तो उनको रियलाइज होता है देयर हैज़ टू बी अ मिडिल पाथ, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, कि एक्सट्रीम कुछ नहीं होना चाहिए. एक्सट्रीम लग्जरी, दैट्स नॉट गुड. एक्सट्रीम पॉवर्टी इज ऑल्सो नॉट गुड. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, राइट. तो उन्हें लगा कि ऐसा, मतलब अगर मैं कुछ करूं कि खाना पीना मैं छोड़ ही दूं, तब अगर मैं तपस्या करने बैठूं या मेडिटेशन करने बैठूं तो मुझे सत्य नहीं मिलने वाला है. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडीली नीड्स ऑल्सो, आई हैव टू ईट ऑल्सो एंड ऑल्सो कीप लुकिंग फॉर द ट्रूथ. तो वो सबसे बड़ा इनका जो अंडरस्टैंडिंग आया वो था कि मिडिल पाथ हैज़ टू बी फॉलोड. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस इन लाइफ. जो आजकल हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ काम ही करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो रिक्रिएशन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. तो देयर हैज़ टू बी अ लाइफ एंड देयर ऑल्सो हैज़ टू बी अ वर्क लाइफ. Life is basically your family life, recreational life, everything, and work life should also be there. So there has to be a balance between both. Same goes कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो there has to be a very good balance. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हैं, they know nothing, सोशल लाइफ ख़त्म है उनकी, एंड जब वो बाद में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं बहुत ऑकवर्ड होते हैं. दिखता है उनको, मतलब बाकी लोगों को दिखता है कि इन्हें कुछ और पता ही नहीं है. सो कोई सोशल स्किल्स है ही नहीं उसमें, लोगों से बात करना कैसे होता है वो भी नहीं पता, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाई ही की. और एक दूसरे स्पेक्ट्रम के एंड में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ घूमा फिरा, ORN में रहे और फिर मूवी देखने गए और गेम्स खेली, PUBG खेला, वही सब किया, पढ़ाई किया ही नहीं. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, फाइन बैलेंस बिटवीन बोथ. पढ़ाई भी करनी है, रिक्रिएशन भी चाहिए, यू हैव टू मीट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, टॉक टू योर फैमिली ऑल्सो, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि पढ़ाई पे हैम्पर हो, और पढ़ाई भी इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आपके दिमाग पर ही हैम्पर हो जाए, आपके सोशल स्किल्स ही जीरो हो जाए. सो दैट इज अगेन द मिडिल पाथ. सो दिस इज समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम बुद्धा इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ UPSC CSC. फिर ही अटेन एनलाइटनमेंट अंडर बोधि ट्री एट बोध गया. तो जब ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि मिडिल पाथ लेना चाहिए, तब वो बोधि ट्री के अंडर बैठते हैं. दैट इज़ इन बोध गया टुडे, बिहार में है. 49 डेज, दैट इज़ 7 वीक्स वो मेडिटेट करते हैं. 49th डे को उन्हें निर्वाण प्राप्ति होती है. ही अटेन्स नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज मिलता है उनको आफ्टर 49 डेज. फाइन. तो ये था उनका अर्ली ईयर, ठीक है, अबाउट हिज लाइफ्स अर्ली ईयर्स. देन लेट्स लुक एट हिज टीचिंग्स. ओके, तो बुद्ध जो है वो बुद्ध बन गए. उससे पहले इनका नाम हुआ करता था सिद्धार्थ गौतम. जब इनको कंप्लीट नॉलेज मिल गया तो ही बिकेम द अवेकेंड वन, गौतम बुद्ध बन गए, बुद्ध. फाइन, तो वो हो गया. फिर ही स्पेंट लाइफ स्प्रेडिंग टीचिंग्स ऑन सफरिंग एंड द मिडिल पाथ. ठीक है, तो अब क्योंकि इनको मिल गया था पूरा नॉलेज तो इन्होंने थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किया. ही थॉट कि आई शुड स्टार्ट टीचिंग अदर्स ऑल्सो दिस पाथ. एक तो मिडिल पाथ एंड सफरिंग्स को कैसे एंड करना है, दैट ऑल्सो ही शुड टीच. तो he kept doing that, and after that in after around when he was around 80 years of age तो कुशीनगर में he died. So it is called Mahaparinirvan in Buddhism. ठीक है, when he died, okay, when he died, okay, that event.
और इन्होंने क्या टीच किया बेसिकली, अभी वो हम देखेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछा जाता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में अबाउट हिज टीचिंग्स। तो उन्होंने बोला कि 4 नोबल ट्रूथ्स है एंड 8 फोल्ड पाथ है, विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल। फिर उन्होंने रिजेक्ट किया एक्सट्रीम एसेटिज्म एंड इंडल्जेंस, जो मिडिल पाथ है वो वही है कि एक्सट्रीम आपको कुछ नहीं करना है और ज़्यादा इंडल्जेंस में भी नहीं जाना है, ठीक है, आपको मिडिल पाथ मेंटेन करना है। देन ही एम्फसाइज्ड कंपैशन, मोरालिटी एंड पर्सनल एनलाइटनमेंट, ठीक है, तो वही है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स। तो पहला जो है वो है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। हम बोलते हैं ना दुख काहे खत्म नहीं होता है, तो बुद्ध ने बोला कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख होने ही वाला है। तो सबने पूछा कि तो दुख क्यों होता है, तो बुद्ध ने बोला द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, क्योंकि आपके मन में डिजायर है इसलिए आपके लाइफ में दुख है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है उसका दुख यह है कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। फिर जब किसी ने मोबाइल फोन खरीद लिया तो उसने सपोज फीचर फोन खरीदा तो उसका दुख यह है कि मेरे पास टच स्क्रीन फोन नहीं है। जिसने सपोज एक टच स्क्रीन फोन खरीद लिया सपोज एंड्रॉइड, तो उसका दुख यह है कि मेरे पास फ्लैगशिप फोन नहीं है। किसी ने फ्लैगशिप फोन खरीद लिया एंड्रॉइड का, उसका दुख यह है कि मेरे पास आईफोन नहीं है। सपोज किसी ने आईफोन खरीद लिया, सपोज दिस आईफोन 16, तो उसका दुख यह है कि सपोज अभी मैंने आईफोन 16 खरीद लिया, आई वांट आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो फिर अब जो जिसके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स है उसका अलग ही कुछ दुख चल रहा है कि मेरे पास फरारी क्यों नहीं है। सो द होल थिंग इज कि सफरिंग विल बी देयर एंड डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग, राइट। तो बुद्ध ने फिर बोला कि आपको ये जो सफरिंग है उसको एंड करना है। कैसे करना है? बाय ओवरकमिंग डिजायर। तो उनके डिसाइपल्स ने बोला आपने तो बोल दिया कि डिजायर को अगर हम ओवरकम कर ले तो सफरिंग एंड हो जाएगी, पर वो कैसे करें अब? तो बुद्ध ने बोला मार्ग क्या है? द पाथ टू एंड सफरिंग इज द 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं इसे। बुद्ध ने बोला अगर आप अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करेंगे तो आप ओवरकम करेंगे डिजायर्स को। आप जब डिजायर्स को ओवरकम करेंगे तो आपकी सफरिंग्स एंड हो जाएगी। जब आपकी सफरिंग्स एंड हो जाएगी तो ये जो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग है तो वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज द होल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, 4 नोबल ट्रूथ्स। अब हम देखेंगे अष्टांगिका मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ, उसको हम देखेंगे। तो बुद्ध ने बोला कि यू शुड हैव राइट विजन, ठीक है। तो आपका व्यू पॉइंट सही होना चाहिए। राइट रिजॉल्व, जो आप संकल्प लेंगे, प्रण लेंगे, वो सही होना चाहिए। तो ऐसा प्रण नहीं होना चाहिए कि मैं उसको मार डालूंगा, दिस इज रॉन्ग। राइट इज आई हेल्प दिस पर्सन, वैसा संकल्प वैसा होना चाहिए। राइट स्पीच, जो आप बोलेंगे उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड बी हर्ट बाय व्हाट यू हैव सेड, दैट इज राइट स्पीच। देन राइट कॉन्डक्ट, आपका आचरण जो है वो राइट होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस फॉर समवन एल्स और डिफिकल्टी, और समवन शुड नॉट बी हर्ट और सैड बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट। फिर राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड जो है उस टाइम भी काफ़ी सारे तरीके थे लाइवलीहुड के, पर आपको राइट लाइवलीहुड करना है। जैसे आपको चोरी नहीं करनी है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपको किसी पशु को मारना पड़े। बेसिकली यू कैन नॉट सेल मीट। एल्कोहल आप अगर बेचेंगे तो वो राइट नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड शुड बी देयर। देन राइट एफर्ट, आप जो एफर्ट डालेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं सपोज, तो आपका एफर्ट जो है वो राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दिखाने के लिए आपने बहुत सारा एफर्ट दिया पर आपको डीप इनसाइड यू नो दैट दिस एफर्ट इज नथिंग, आई कैन डू मोर। सो दैट शुड नॉट बी देयर। You have to be true to yourself. The effort that you put has to be right. It means the amount of effort that you can put is the amount of effort that you are putting. तो वो होता है right effort. फिर right mindfulness. जो भी आप करेंगे आपको consciously with mindfulness आपको करना है. That should be there. And right meditation, आपको meditation करना है, right meditation करना है. That is again one. So अगर आप इस 8-fold path को follow करेंगे तो यू विल बी एबल टू ओवरकम डिजायर्स एंड योर सफरिंग्स विल एंड। तो ये सिखाया बुद्ध ने।
फाइन। अब सिखा तो दिया बुद्ध ने, फिर कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ वो बुद्ध के डेथ के बाद ही हुआ। हमने महाजनपद के लेक्चर में देखा था कि अजात शत्रु के टाइम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, राइट? आई होप यू रिमेंबर दैट। सो अब बुद्ध के डेथ के बाद देयर वाज दिस फर्स्ट काउंसिल which happened at राजगृह। इफ यू रिमेंबर, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी उस समय, महाजनपद में हमने पढ़ा था। तो ये हुआ 483 BCE में। अजातशत्रु रूलर तो इनके अंडर हुआ ये, और अध्यक्षता की महाकश्यपा ने, ठीक है। इस काउंसिल में क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि अभी जैसे बुद्ध की तो डेथ हो गई, तो उनकी जो टीचिंग्स थी उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, डिस्कोर्सेस, डिसिप्लिन एंड हायर नॉलेज, ठीक है। तो यहां पे उपाली एक डिसाइपल थे बुद्ध के और एक आनंद, ठीक है। तो इन्होंने कंपाइल किया, बेसिकली रिसाइट किया इनके बुद्ध के इन टीचिंग्स को, ठीक है। तो हायर नॉलेज जो है ये थोड़ा बाद में हम देखेंगे, बट फर्स्ट काउंसिल में मेनली द फोकस वाज ऑन डिस्कोर्सेस एंड डिसिप्लिन। तो इसके बाद क्या हुआ कि बुद्ध के डिस्कोर्सेस को सुत्त पिटका में कंपाइल किया गया और विनय पिटका में रूल्स फॉर मोनेस्टिक डिसिप्लिन। मतलब विनय पिटका में इन्होंने क्या किया, जो डिसिप्लिन, जो रूल्स इन मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को फॉलो करना होता है, उन्हें कंपाइल किया गया विनय पिटका में। और सुत्त पिटका में बुद्ध के जो सरमन्स थे, जो डिस्कोर्सेस थे, जो उनकी डिस्कशंस थी, डिबेट्स थी, उनको कंपाइल किया गया। तो इनको त्रिपिटकास बोलते हैं या तिपिटकास, क्योंकि पाली लैंग्वेज में, लिटरेचर में र जो है वो साइलेंट होता है। तो इसलिए आप अगर यहां पे देखेंगे मग्गा लिखा हुआ है, मार्ग को मग्ग, धर्म को धम्म ऐसे बोलते हैं, ओके। तो र जो है वो साइलेंट होता है पाली में, ठीक है। तो दिस वाज कंपाइल्ड इन पाली लिटरेचर, ठीक है। अभिधम्म पिटका ये बाद में आता है, दिस इज इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल व्हेन इट इज कंपाइल्ड, सो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिकली फिलोसॉफिकल एनालिसिस है उनके टीचिंग्स का। ये जो हायर नॉलेज के बारे में हमने देखा, हायर नॉलेज क्या है, बेसिकली फिलोसॉफी है ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। तो ये कंपाइल हुआ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ओके। और ये दो जो है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुए थे, ओके। आई होप यू रिमेंबर दिस। देन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ ऑलमोस्ट 100 साल बाद, held at 383 BC at वैशाली अंडर काल अशोक, जो रूलर थे काल अशोक, और अध्यक्षता थी सब्बकमी की, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक डिवीजन होने लगा, स्थविरवादिन और महासंघिका। स्थविरवादिन्स को थेरावादिन्स भी कहते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट, थेरावादिन्स भी बोलते हैं, ओके। तो अब ये क्या है स्थविरवादिन्स या महासंघिकास? तो क्या था कि अभी बुद्ध के डेथ का ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ज्यादा हो गया, राइट। एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज आल्सो हेल्ड मोर देन 100 ईयर्स अगो। 383 BC में जब ये लोग सब मिले तो एक डिबेट हुआ। कुछ थे, बहुत ही कम लोग थे इसमें, जिन्होंने बोला कि बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है वी शुड स्टिक टू दैट। और एक दूसरा ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें चेंज करना चाहिए, बुद्ध की टीचिंग्स को इंटरप्रेट करना चाहिए एज पर द चेंजिंग टाइम्स। तो ये जो थे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स के साथ स्टिक करना चाहते थे, वो थे स्थविरवादिन्स या थेरावादिन्स। और जिन्होंने बोला कि वी शुड चेंज विद टाइम, वो थे महासंघिकास। तो ये डिबेट होने लगा एक, फाइन। तो ये सेकेंड काउंसिल में हुआ और इसके बाद धीरे धीरे काफी सारे ग्रुप्स बनने लगे। ग्रुप्स एज इन जो मेन बुद्धिज्म था उससे काफी लोग थोड़ा इधर उधर जाने लगे। तो इनको ऐसा लगा कि वी शुड गो विद दिस आइडिया, वी शुड गो विद दैट आइडिया ऑफ बुद्धिज्म ओनली। बुद्धिज्म के अंडर ही काफी सारे ऐसे ग्रुप्स बनने लगे एंड एवरीवन हैड अ डिफरेंट आइडिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इन द थर्ड काउंसिल जो 250 BC में होता है पाटलिपुत्र में अंडर अशोक, तो प्रिसाइडेड बाय मोगालीपुत्र तिस्सा। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि अशोक वाज अ वेरी पावरफुल रूलर, तो इन्होंने बोला कि ओरिजिन ऑफ थेरावाद स्कूल होगा, मतलब वी विल ओनली स्टिक टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध एंड दिस वाज द स्टार्टिंग और ओरिजिन ऑफ द थेरावाद स्कूल, ठीक है। अशोक ने बोला कि हम सिर्फ ओरिजिनल टीचिंग्स को ही मानेंगे,
तो बेसिकली अशोका वॉज गोइंग विद द स्थविरवादिन्स या थेरावादिन्स. ओके, तो उन्होंने बोला कि विल ओनली गो विद दिस, विल नॉट चेंज विथ द चेंजिंग टाइम्स. जो बुद्ध ने बोला हम उसी को फॉलो करेंगे. एंड he sent Buddhist missionaries to other countries also after this third council. तो यहीं पे डिसाइड हुआ कि we should start spreading Buddhism दूसरे देशों में भी. तो they started this also after the third Buddhist council. फिर चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, ये फर्स्ट सेंचुरी CE में हुआ. सो एट कश्मीर अंडर द रूलर कनिष्क प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले ही काफ़ी सारे ग्रुप्स बन चुके थे बुद्धिज्म के, काफ़ी डिविजन्स थे उनके बीच. तो कनिष्क ने क्या किया कि इन सबको बुलाया कि एक काउंसिल होना चाहिए जहाँ पे हम डिसाइड करें कि फाइनली क्या होने वाला है बुद्धिज्म में. वासुमित्र एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, तो उनको बोला कि आप अध्यक्षता कीजिए एंड डिसाइड कीजिए, फाइनली पुट दिस टू रेस्ट, कि ये जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं अपने ही बीच में अमंगस्ट बुद्धिज्म, तो दिस शुड एंड. तो इसके बाद क्या हुआ, डिवीजन हो गया, प्रॉपर डिवीजन, महायान और हिनयान. तो ये क्या था कि जो ओल्ड स्कूल थे, ऑर्थोडॉक्स, जो ओरिजिनल टीचिंग्स को मानेंगे वो होंगे हिनयान बुद्धिज्म से, और जो विथ चेंजिंग टाइम्स चेंज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, वो होंगे महायान बुद्धिज्म में. सो दीज वेर द टू स्कूल्स विच केम आउट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, जो ऐसे ग्रुप्स थे जिनको लगता था कि बुद्ध के ओरिजिनल आइडियाज को ही हमें मानना चाहिए, तो वो आ गए हिनयान के अंदर. जो जिनको लगता था कि वी शुड, ऑल द अदर ग्रुप्स जिनको लगता था दैट वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स एंड इंटरप्रेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो आ गए महायान के अंदर. फाइन. देन क्या हुआ, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को अभी हम पढ़ेंगे. अभी जो ये डिविजन्स देखा हमने, उनमें से हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स को देखेंगे. तो पहला जो स्कूल है दैट इज थेरावाद बुद्धिज्म या हिनयान बुद्धिज्म, जो हमने यहां देखा. दिस इज ऑल्सो नोन एज थेरावाद बुद्धिज्म. थेरावादिन्स, स्थविरवादिन्स, तो सेम हिनयान, सेम ही है. ओके, तो थेरावाद बुद्धिज्म, दिस इज नोन एज हिनयान, द लेसर व्हीकल. फाइन. फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स पाथ टू एनलाइटनमेंट. अब इसको सोचिए, बुद्ध जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने पहले मेडिटेशन किया, ही ट्राइड गेनिंग नॉलेज, और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, और यही जो था दिस वाज द फोकस ऑफ बुद्ध. तो थेरावाद जो है विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, वो क्या फॉलो करेगा, वो वही फॉलो करेगा जो बुद्ध ने किया. फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स पाथ टू एनलाइटनमेंट. बुद्ध वाज एन इंडिविजुअल who followed the path to enlightenment. तो वही उसी का फोकस था, दैट इज थेरावाद का फोकस वही था कि इंडिविजुअल ही विल गो फॉर एनलाइटनमेंट एंड द पाथ टू एनलाइटनमेंट. तो वही बस फोकस था, और कुछ भी नहीं था फोकस. राइट. स्ट्रेसेस स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू द त्रिपिटका. जो 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर्स थी, विनय, सुत्त एंड अभिधम्म, तो इन्होंने बोला कि हम इन्हीं को फॉलो करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू ओरिजिनली व्हाट बुद्धा हैड सेड. फाइन. उसके बाद ये डोमिनेंट हुआ श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार. श्रीलंका क्यों, क्योंकि अशोक जो थे उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड ऑल्सो टू अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो इसलिए ये डोमिनेंट हुआ श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, ऐसी जगहों में. फाइन. एंड मोनेस्टिक लाइफ इज सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस. नाउ थिंक ऑफ दिस, बुद्ध जो थे वो मंक थे, राइट. तो this the Theravada Buddhism will of course lay emphasis on what, on the monastic life. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँ कि थेरावाद बुद्धिज्म जो है, आज जो हम बुद्ध की मूर्तियाँ देखते हैं, फोटोज देखते हैं, थेरावादा बुद्धिज्म जो है डज नॉट फॉलो दैट. मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वो, ठीक है. फोटो जो है बुद्ध का, उसकी पूजा नहीं करते हैं. सो देयर इज नो डेटी, नो स्टैच्यू, नथिंग, नो आइडल्ट्री. फिर जब महायान बुद्धिज्म आया, तब क्या हुआ, मूर्ति पूजा होने लगी. तब बुद्ध का एक मूर्ति बनाया गया. दे हैव पिक्चर्स, पेंटिंग्स ऑफ बुद्ध, जिनकी पूजा करने लगे वो. एंड बोधिसत्वा, ये कॉन्सेप्ट आया. अब बोधिसत्वा कौन है, ये है एनलाइटेंड बीइंग्स हु डिले निर्वाण टू हेल्प अदर्स. तो इसमें क्या है, बोधिसत्व ऐसे लोग हैं जो
निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, पर उन्होंने अपने निर्वाण को थोड़ा डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। दे वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू अटेन निर्वाणा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कंपैशन। कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है महायान बुद्धिज्म में। जातक टेल्स जो है, काफी सारे वहां पे स्टोरीज है, उसमें एक स्टोरी ऐसा भी है कि एक शेर था जो बहुत भूखा था और तभी इट एनकाउंटर्स अ बोधिसत्व। तो बोधिसत्व इज सो कंपैशनेट कि उन्होंने बोला शेर को कि मुझे खा लो, बिकॉज द शेर इज वेरी हंग्री। तो बोधिसत्व बोलते हैं कि मुझे तुम खा लो। ही वॉज सो कंपैशनेट। सो दैट इज वेयर ग्रेटर एम्फेसिस इज पुट इन महायान बुद्धिज्म। देन concept of Buddha nature. Now this is related to the first one. See, all beings possess the potential for Buddhahood. तो अगर सब में ऐसा पोटेंशियल है कि वो बुद्ध बन सकते हैं, तो बोधिसत्व उनकी मदद करते हैं। इसलिए वो खुद के निर्वाण को डिले क्यों करते हैं? क्योंकि महायान में ऐसा मानना है कि सब में ऐसा पोटेंशियल है कि सब ही बुद्ध बन सकते हैं, सबको निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बोधिसत्व अपने निर्वाण को डिले करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके निर्वाण प्राप्ति में। अंडरस्टूड? देन फोकस ऑन सैल्वेशन फॉर ऑल, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट। हमने देखा था हिनयान में कि इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुद्ध का पाथ था, राइट? सो ही वांटेड टू गेट एनलाइटनमेंट, राइट? तो यहां पे क्या हुआ कि द आइडिया इज कि सबका सैल्वेशन, दैट इज यू हैव टू एनलाइटन एवरीवन, एंड अगेन लिंक इट टू बोधिसत्व। इसलिए बोधिसत्व डिले कर रहे हैं अपने निर्वाण को, क्योंकि दे विल ट्राई टू ब्रिंग सैल्वेशन फॉर ऑल। सबको निर्वाण प्राप्ति होनी चाहिए, दैट इज द आइडिया। और फिर महायान बुद्धिज्म में काफी सारे लिटरेचर्स आए, जैसे हमने देखा था हिनयान बुद्धिज्म में दे हैव 3 पिटकास, तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। पर बिकॉज महायान बुद्धिज्म इज मोर मॉडर्न इन नेचर, इट ऑल्सो कीप्स चेंजिंग, तो इसलिए दे हैड अदर लिटरेचर ऑल्सो, दे एक्सपेंडेड द बुद्धिस्ट लिटरेचर। ओके, तो वही है बात। देन there's another third form which is Vajrayana Buddhism. अब Vajrayana Buddhism जो है it's quite interesting if you see. इसमें तांत्रिसिज्म है, तांत्रिक बुद्धिज्म। अगर आप सोचे बुद्धिज्म का इमर्जेंस क्यों हुआ था, दैट इज बिकॉज जो हिंदुइज्म है उसमें काफी सारे रिचुअल्स है, काफी सारे सैक्रिफाइसेस है, ऑल ऑफ दिस इज देयर। तो उसी के रिएक्शन में निकला था बुद्धिज्म। नाउ लुक एट दिस, Vajrayana Buddhism में they are following Tantricism, right? If you see, they are incorporating rituals, mantras and mystical practices in Buddhism. तो इसी का तो विरोध किया था बुद्धिज्म ने इनिशियली। Now they are back to square one. Focus on attaining enlightenment in a single lifetime. एक ही लाइफ टाइम में आपको एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण प्राप्ति करनी है। कैसे करेंगे आप? यू विल हैव टू डू रिचुअल्स। वही जो हिंदुइज्म बोलता था कि मोक्ष प्राप्ति आपको कैसे होगी, भगवान से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप रिचुअल्स करें, सैक्रिफाइसेस करें, यज्ञ करें। तो दिस थिंग इज ऑल्सो द सिमिलर एज दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू व्हाट हिंदुइज्म सेज कि फोकस ऑन अटेनिंग एनलाइटनमेंट इन अ सिंगल लाइफ टाइम। कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू फॉलो रिचुअल्स, मंत्र चैंट कीजिए, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस कीजिए, एंड देन यू कैन अटेन एनलाइटनमेंट। ये पॉपुलर कहाँ पे है? तिब्बत एंड मंगोलिया। आज भी तिब्बत एंड मंगोलिया में ये काफ़ी पॉपुलर है। यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दिस, यूट्यूब पे है। एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूड मेडिटेशन ऑन डेटीज एंड यूज ऑफ मंडलाज। डेटीज तो हमने ऑलरेडी देखा था कि महायान में ही आया था, सो दे ऑलरेडी हैड डेटीज, बट देयर आर अदर डेटीज, नॉट जस्ट बुद्धा। सम हिंदू डेटीज आर ऑल्सो देयर विच आर अ लिटिल व्हाट डू यू से हैव बीन चेंज्ड एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, और उन पे मेडिटेशन किया जाता है, एंड मंडलास का भी काफ़ी यूज होता है वहाँ पे। सो दिस इज व्हाट वज्रयाना बुद्धिज्म इज। देन लेट अस सी डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ? नाउ इफ वी सी देयर इज नॉट लॉट ऑफ बुद्धिज्म वी सी इन इंडिया इन टुडेज सोसाइटी, राइट? तो इसका मतलब क्या? एक टाइम पे पीक पे था बुद्धिज्म, एंड नाउ इट हैज डिक्लाइंड। ऑफ कोर्स लेटर ऑन इट स्टार्टेड डिक्लाइन, मेनली 12th सेंचुरी एडी के बाद डिक्लाइन होने लगा, राइट? तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड भक्ति मूवमेंट्स। भक्ति मूवमेंट ने बेसिकली रिवाइव किया था हिंदुइज्म को फिर से, और ब्राह्मणिज्म भी रिवाइव होने लगा था। तो इसलिए धीरे धीरे जो इंटरेस्ट था लोगों का इन बुद्धिज्म, दैट स्टार्टेड
इरोडिंग, दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. और अगर आप देखें, बिकॉज देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन बुद्धिज्म कि हिनायन है, महायान है, वज्रयान है, उसमें भी रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, ऑल ऑफ दिस. सो पीपल वर ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि किसको फॉलो करें. बुद्धिज्म स्टार्टेड बाय जस्ट वन पर्सन. अब इसमें इतने सारे ग्रुप्स हैं. हिनायन में भी काफी सारे ग्रुप्स, महायान में भी है, एंड देयर वर आल्सो अदर ग्रुप्स, मतलब काफी सारे. ज़ेन बुद्धिज्म इज आल्सो देयर. तो पीपल गॉट वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या करें इसमें, किसको. सो इफ यू सी इंटरनल डिविजन्स विद इन बुद्धिज्म, महायाना वर्सेस थेरावादा. और ऐसा भी होता था कि आई एम फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, तो मुझे वो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म पसंद नहीं है, तो ये भी हुआ करता था. तो लोगों को लगा कि यार ये तो खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो इनमें हम क्या ही विल फाइंड कंसोल, राइट. तो इन्होंने सोचा कि ना, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस, भक्ति मूवमेंट इज गुड. तो इसलिए वहां पे चले गए लोग. फिर डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज पोस्ट गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे, पर गुप्ता पीरियड के बाद जो राजा आए उन्होंने पैट्रोनेज देना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया बुद्धिज्म को. इसलिए भी डिक्लाइन काफी हुआ. बिकॉज इफ यू सी, जो राजा होता है किंगडम का, अगर वो पैट्रोनाइज करने लगे एक रिलीजन को, तो प्रजा जो है वो अपने आप उसको पैट्रोनाइज करने लगती है, फॉलो करने लगती है उस रिलीजन को. पर अगर राजा उस रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगता है इन द मासेस. प्रजा भी उसको फॉलो नहीं करती है. दिस वॉज ऑल्सो वेरी सिमिलर जब अशोक ने कलिंग को जीता. वील सी दैट मौर्यन एम्पायर देखेंगे आफ्टर. नेक्स्ट वी हैव जैनिज्म, उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या होता है कि अशोक जब कलिंग का वार जीतते हैं, तो उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि इतने लोगों को मैंने मार दिया, एंड देन ही फील्स वेरी सैड अबाउट दैट. देन ही एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म. तो जब वो बुद्धिज्म के अंदर जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ, दिस इज द राइट थिंग टू डू. और जब वो बुद्धिज्म एम्ब्रेस करते हैं तो प्रजा जो है, बाकी छोटे छोटे किंगडम्स भी है, वो भी बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लेते हैं. अगेन द सेम थिंग, जब राजा फॉलोज इट, द प्रजा ऑल्सो फॉलोज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. देन डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनेस्ट्रीज बाय फॉरेन इन्वेजन्स. जैसे काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, हुन्स आए, तो इन्होंने बहुत मोनेस्ट्रीज जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया. एंड इफ यू सी द अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो लाइक तक्षशिला, नालंदा, ये सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, सबको नष्ट कर दिया गया. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग्स बिकेम लेस एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. तो रिमेंबर व्हाट द आइडिया वाज कि यू हैव टू मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. जनरल फोक को क्यों पसंद आया था? क्योंकि बहुत सिंपल था. फिर अगर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगेंगी तो डू यू थिंक जो कॉमन पीपल है उनको अच्छा लगेगा? तो वो इसे छोड़ के जाने लगे, क्योंकि द रीजन वाई वी वेर हियर डज नॉट एग्जिस्ट. हम क्यों आए थे इस रिलीजन में? क्योंकि हमें बहुत सिंपल लग रहा था. ये इट वॉज वेरी सिंपल, पीस लविंग, नॉन वायलेंस, बहुत सिंपल था. अब अगर आप देखने लगे तो देर आर सो मेनी थिंग्स. रिचुअल्स है, ये है, वो है, तांत्रिसिज्म है, कोई बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, कोई फिर विथ टाइम चेंज हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज, तो बहुत कंफ्यूजन थी. तो इसलिए कॉमन पीपल को अच्छा नहीं लगा, एंड दे थॉट नो, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस. फाइन. तो लेट मी टेल यू अगेन अबाउट द पाथवे बैच. तो ये जो है लास्ट लाइव बैच है फॉर द ईयर 2025. तो यू कैन यूज माई कोड ARU50. ये कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, दैट इज बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में. एंड इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस बैच में पढ़ाएंगे. देन वी हैव द बैचेस फॉर 2025 एंड 2026. तो यहाँ पे लिबर्टी बैच है 2026 के लिए, ये कंप्लीटली इंग्लिश बैच है. फिर पाथवे के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया. Then there's another one, आरंभ 2025 बैच, 2026 बैच, जो एक फाउंडेशन बैच है. अगेन दिस इज इन इंग्लिश. तो ARU50 आप यूज कीजिए कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड ARU50. एंड यू हैव द September optional carnival. Here also there are various optional courses that are going on, and you can use my code ARU50 to purchase any of this to get maximum discount. और Unacademy Assure, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर Unacademy Assure, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं देन आपको 100% फी रिफंड मिलता है इस प्रोग्राम में. यू कैन यूज द कोड ARU50 so that you can get maximum discount on this batch as well. Okay, so यही था आज का हमारा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर, जैसे हमने आज बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा. एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द अदर लेक्चर्स इफ यू हैवंट ऑलरेडी, जो एक प्लेलिस्ट के रूप में इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल्सो कीप एंजॉइंग योर स्टडीज, एंड मे यू डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस. थैंक्स अ लॉट.